तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये कोड बेस वाला ये टॉपिक ख़त्म कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे कमेंट्स क्या होते हैं। तो कमेंट क्या होता है, हमारे जो नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं हमारे, ठीक है ना, नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं। उनका लिखने का फॉर्मेट ये होता है हमारे सिंटैक्स। पहले हमें एंगुलर ब्रैकेट लगाना है, जैसे टैग लिखते हैं हम लोग, नॉर्मली टैग लिखते हैं, उसके अंदर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के और दो हाइफन लगा के और लास्ट में दो हाइफन लगा के इसके बीच में जो भी आएगा वो हमारा कमेंट होगा एक। तो कमेंट कुछ इस टाइप का होता है। कहाँ गया मेरा कोडेटर, ये दिस इज अ कमेंट, और इसके लास्ट में जाके आपको कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क दबाना है तो ये कमेंट बन जाता है। टैग वाला ऑप्शन लगाया है इसमें, और अंदर एक्सक्लेमेशन लगा के दो हाइफन लगा के और लास्ट में दो हाइफन, इसके बीच में जो भी आएगा वो हमारा कमेंट बन जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये जो कमेंट है, जब अपने वेब पेज पे जाते हैं, जो कि ये रहा, इसमें जब हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो दिखाता है हमारा कमेंट। ये देखो यहाँ पे लिखा रहा है दिस इज अ कमेंट। तो ये हमारे वेब पेज में भी आता है जो हम कमेंट लिखते हैं यहाँ पे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंकर टैग। तो एंकर टैग हमारा क्या करता है कि हाइपर लिंक्स क्रिएट कर देता है हमारे वेब पेज पे, जिसका काम क्या होता है, या तो किसी दूसरे लिंक पे ले जाना, या फिर हमें हमारे सेम पेज में किसी दूसरे सेक्शन पे ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है? तो वो होता है हमारा एक एंकर टैग। इसे हम ए से लिखते हैं और इसका बेसिक सिंटैक्स है ए और href और इक्वल टू लगा के और कोटेशन में। ठीक है? और ये इसका लिखने का सिंटैक्स है। तो इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जहाँ बीच में कंटेंट है वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आप जिस पे क्लिक करोगे तो आपको ले जाए उस जगह पे। और जो href है, ये क्या है, हमारा यूआरएल डालते हैं यहाँ पे हम। ठीक है? href हमारा एक एट्रीब्यूट है और उसके अंदर जो ये वैल्यू आएगी वहाँ पे हम किसी वेबसाइट का डालेंगे। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखने के लिए हमारे पास एंकर टैग का सबसे अच्छा एग्जांपल देखने के लिए हमारे पास विकिपीडिया है। विकिपीडिया में जैसे जस्ट मैं लिख लेता हूँ HTML ऐसे ही रैंडमली। ठीक है? तो जो ये चीज़ें बन रही हैं इन्हें हम बोलते हैं हाइपर लिंक्स, जिनके ऊपर जब होवर करते हैं तो एक लिंक की तरह एक्ट करते हैं, और जब उन पे क्लिक करते हैं वो हमें कहीं ले जाते हैं दूसरे पार्ट में। और कई बार होता है कि वो हमें किसी दूसरे पेज पे ले जाते हैं, जैसे कि अभी मार्कअप लैंग्वेज पे ले गया मुझे। अब मैं बैक कर लेता हूँ दोबारा एक बार, और ऐसे। तो ये हमारे हाइपर लिंक्स हैं। ठीक है? तो हम इनको देखते हैं कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमें ए लिखना है और एंटर मारना है, तो हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसमें जहाँ पे हम बीच में कंटेंट लिखते हैं वहाँ पे हमें लिखना है कि किस पे हम क्लिक करें। जैसे कि मैं लिखता हूँ गो टू दिस, लिखता हूँ गो टू यूट्यूब, गो टू गूगल। ठीक है? अब मुझे क्या करना है, जो href के अंदर जहाँ वैल्यू देते हैं वहाँ पे मुझे यूआरएल देना है अपनी वेबसाइट का, कि जहाँ मुझे ये लेके जाएँ। तो मैं क्या करूँगा, google.com पे जाऊँगा और इसका पूरा पाथ कॉपी कर लूँगा। ठीक है? सिर्फ www.google.com नहीं लिखना है, पूरा उसका पाथ लिखना है http के साथ। कंट्रोल सेव। अब मैं जब अपने पेज में जाऊँगा तो मेरे पास ऐसा कुछ बन के आ जाएगा, एक लिंक टाइप, जो कि एक हाइपर लिंक है, जो कि एंकर टेक्स्ट लगाया गया है। अब जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा वो मुझे google.com पे ले जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है ये तो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे भी सेम टू सेम कर रखा है कि गूगल को ले रखा है। अब मानते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये एंकर टैग है, जो उसमें लिंक खुल रहा है, वो एक नई टैब में खुले। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए मेरे पास एक दूसरा एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टारगेट। टारगेट में अगर मैं वैल्यू दे दूँगा अंडरस्कोर ब्लैंक, तो क्या करेगा, वो उसको नए पेज में ओपन करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आता हूँ और एक और एट्रीब्यूट देता हूँ टारगेट, और अंडरस्कोर ब्लैंक पे क्लिक कर दूँगा, सेव करूँगा। अब मैं जब भी इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये ओपन तो करेगा, लेकिन न्यू टैब में ओपन करेगा। क्लिक करूँगा तो न्यू टैब में ओपन करेगा गूगल। ऐसे ही हम इसमें कोई सा भी लिंक दे सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें पूरा लिंक देना है, ये HTTP से शुरू होने वाला। ठीक है? तो ये वाला भी हो गया। अब हम इसका एक और यूज़ देखते हैं कि मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में कि हमें दूसरे सेक्शन में भी ले सकता है ये पेज के। तो उसके लिए क्या है, आपको जहाँ पे हम उसका href दे रहे हैं, जो कि उसका यूआरएल होता है, वहाँ पे आपको हैश लगा के आईडी देनी है जहाँ पे आप लेके जाना चाहते हो उसे। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास ई पैराग्राफ लगाता हूँ और मैं लिखता हूँ लॉरेम। ठीक है? मैंने बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिख दिए शायद, ताकि स्क्रॉल हो जाए, मैंने इसलिए लिखा बस। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2
गो टू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आई एम हेयर। ठीक है, और मैं सबसे ऊपर आऊँगा। कहाँ गया एंकर टैग, ये रहा। ठीक है, तो इस एंकर टैग को मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ। एंकर टैग मेरे पास अभी ऐसे है, मैं यहाँ पे लिखूंगा गो टू बॉटम। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा HREF है मुझे उसमें हैश लगा के आईडी देनी है जिस मुझे एलिमेंट पे जाना है। तो नीचे आऊँगा पहले मैं दोबारा से, और यहाँ पे मैं एक रैंडम आईडी दे देता हूँ इसे, आईडी रैंडम। और वापस आके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसकी मुझे आईडी का नाम देना है, मैंने जैसे लिखा था रैंडम। अब क्या होगा, मेरे जो पेज है उसमें जो ये लिंक बना है, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा गो टू बॉटम, तो ये क्या करेगा, मुझे सबसे नीचे लेके जाएगा जिस एलिमेंट की आपने आईडी दे रखी है। ओके, मैंने गलत लिख दिया था, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, गो टू बॉटम, ठीक है, अब काम कर रहा है। तो ऐसे ही मैं उल्टा भी कर सकता हूँ कि मैं सबसे नीचे जाके मैं से हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक एंकर टैग लगाऊंगा। यहाँ पे लिखूंगा गो टू टॉप, और HREF में मैं क्या करूँगा, हैश देके एक आईडी दे दूंगा रैंडम। ऊपर जाके मैं एक एलिमेंट बना लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे लिखता हूँ टॉप, और इसमें मैं एक आईडी दे दूंगा रैंडम। जब मैं अपने पेज पे जाऊँगा, मैं सबसे नीचे मेरे पास यहाँ पे हाइपर लिंक क्रिएट हो चुका है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे सबसे ऊपर लेके जाएगा। तो हम इससे एंकर टैग से हम क्या कर सकते हैं, एक बुकमार्क टाइप भी बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, तो हमने तीनों टाइप पढ़ लिए एंकर के। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बड़े दो इंपॉर्टेंट टैग की बात करेंगे, जो कि इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि यूज़ नहीं होते। एक है मेरा प्रोग्रेस, एक है मेरा मीटर टैग। ठीक है, तो दोनों ही सेम काम करते हैं। हमारे क्या करते हैं, एक मीटर बना देते हैं, ऐसी पतली सी लाइन होती है, और उसमें जितना आपका वर्क डन हो रहा होगा उतना वो फिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हमारा प्रोग्रेस टैग। ठीक है, तो प्रोग्रेस टैग के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने जितना कुछ लिखा है वो हटा दूंगा। बहुत ज़्यादा लिख दिया आई थिंक। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, अब मैं लिखूँगा प्रोग्रेस और एंटर मार दूंगा। अब जब मैं इसे सेव करूँगा तो एक ऐसा बना आ जाएगा मेरे पास। अब मुझे इसमें दो एट्रीब्यूट देने हैं। सबसे पहला मुझे देना है इसमें मैक, कि आप कितना चाहते हो, और एक देना है वैल्यू। ठीक है, तो अभी मेरे पास दो एट्रीब्यूट मैंने ऐड कर लिए, एक मेरा मैक है और एक मेरा वैल्यू है। तो मैक तो होगा कि आप कितने में से दिखाना चाहते हो, जैसे कि 100 में से, और कितना दिखाना चाहते हो उसमें वैल्यू में लिखेंगे हम, जैसे कि 80%। अब मैं इसे सेव करूँगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक प्रोग्रेस बार बन जाएगा, और उसमें दिखा देगा कि इतना फिल हो चुका है 80%। ठीक है, जितनी मैं उसमें वैल्यू दूंगा वो उतना होता जाएगा, जैसे कि मैं उसमें दूंगा 40%, तो 40% हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब ये यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे कि हमारे पास होता है दिस कंप्यूटर में, अगर हम जाते हैं अपने दिस पीसी में, तो ये भी एक प्रोग्रेस बार ही है, जो ये ब्लू ब्लू बना हुआ है, और ये भी दोनों एक प्रोग्रेस बार ही हैं कि इतना आपका डेटा फिल हो चुका है। अब हमारे पास जो दूसरा है, ये तो हो गया प्रोग्रेस बार। एक होता है हमारे पास मीटर वाला। मीटर भी एकदम सेम टू सेम काम करता है। मैं ऊपर लिख लेता हूँ पी से प्रोग्रेस बार, और यहाँ नीचे आके मैं लिख लेता हूँ मीटर टैग। ठीक है, मीटर टैग के लिए वही है, MET लिखो नीचे अपने। अच्छा, ऑप्शन नहीं लिखा है मीटर।
ठीक है, मीटर लिखेंगे तो दोबारा एक मीटर जैसा बन जाएगा खाली सा। अब इसमें हमें थोड़े और एट्रीब्यूट देने हैं। सबसे पहले वैल्यू तो देना ही है कि आप कितनी वैल्यू है, ठीक है, और इसमें एक देना है कि मैक वैल्यू कितनी है, कि कितने में से आप दोगे वैल्यू को, ठीक है। तो मैं दोबारा सेम टू सेम लेता हूँ, 70% लेता हूँ और मैक वैल्यू है 100, ठीक है। अगर मैं जाऊँगा तो दोबारा ऐसा कुछ बन जाएगा, लेकिन इसमें एक दो एट्रीब्यूट हमारे पास और होते हैं। एक होता है हमारा लो, एक होता है हमारा हाई। तो उसमें आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि लो पे मैं लिख लेता हूँ 40, हाई पे मैं लिख लेता हूँ 80। अब जब मैं इसे सेव करूँगा तो कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हाँ, तो इसमें क्या होता है, मैंने अभी 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 क्या करा, दो वैल्यूज़ दे दी, ठीक है ना। जो ये हमारा मीटर टैग है, इसमें ना हम जो हमारा प्रोग्रेस टैग, आई मीन प्रोग्रेस में तो हमारे पास दो ही एट्रीब्यूट है, एक है मैक और एक है वैल्यू। तो मैक में तो आप लिखोगे कि आप कितने में से चाहते हो, जैसे कि आप 100 में से चाहते हो, और आप कितना चाहते हो, मैंने जैसे कि वैल्यू में लिखा है 40% चाहते हो, तो जो प्रोग्रेस बार बनेगा उसका 40% सिर्फ फिल होगा, ठीक है। और मीटर टैग में क्या होता है, मीटर टैग में दो काम है, आपको ये दो काम तो करनी है प्रोग्रेस वाले। आप एक मीटर टैग बनाओगे और इसकी मैक्सिमम 100 है, ठीक है, इसका भी मैक्सिमम 100 है। आपने कहा गया मैक, मैक लिख लिया, फिर आप जैसी वैल्यू लिखोगे 70%, तो 70% फिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 70%। लेकिन इसमें दो एट्रीब्यूट और हैं हमारे, लो और हाई। तो उसमें बस कलर चेंज होता है। अगर जैसे कि मैंने इसमें 80 दे रखा है हाई, तो जैसे ही ये 80 के आगे चले जाएगा मेरी वैल्यू, तो क्या उसका कलर चेंज हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। इसको हम देखते हैं, जैसे कि मैं अपनी वैल्यू दे देता हूँ 90, तो पहले नॉर्मली ग्रीन आ रहा था, अब वो येलो आएगा, ठीक है। और अगर मैं लो लो जैसे 40 या 40 से भी नीचे ले जाऊँ, मैं 30 ले जाऊँ, तो उसका कलर कुछ और आएगा, तो उसका कलर तब भी येलो आएगा, ठीक है। तो ये डिफाइन करने के लिए होता है हमारे पास। वैसे नॉर्मली तो प्रोग्रेस टैग यूज़ कर लेते हैं हम, लेकिन कई बार ज़रूरत पड़ जाती है मीटर टैग की भी। अब हम बात करेंगे बटन की। तो बटन हमारा क्या होता है, क्लिकेबल बटन होता है हमारे पास। तो क्या करता है, क्लिकेबल बटन डिफाइन कर देता है हमारे वेब पेज में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आता हूँ और लिखता हूँ बटन और एंटर मार देता हूँ, और उसके बीच में जहाँ पे हम कंटेंट लिखते हैं वहाँ पे हम बटन का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि बटन नेम। जब मैं अपने वेब पेज पे जाऊँगा तो एक बटन नेम नाम से बटन बन जाएगा, जिसे मैं क्लिक कर सकता हूँ, और उसको मैं कुछ भी टास्क दे सकता हूँ बाद में। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, जिसका नाम है डाउनलोड एट्रीब्यूट, ठीक है। ये कोई टैग नहीं है, अभी तक जितने हम पढ़ रहे थे सब टैग थे। ये डाउनलोड एट्रीब्यूट एक एट्रीब्यूट है। ये करता है जो भी आप एट्रीब्यूट दोगे, जैसे कि एंकर टैग का एग्जांपल दे रखा है इसमें। एंकर टैग में मैंने क्या करा, एचआरईएफ में कुछ फाइल ले ली, ठीक है, और मैंने क्या करा, फिर उसमें डाउनलोड एट्रीब्यूट लगा के इसको डाउनलोड करवा दिया। तो ये क्या करेगा, पहले मैं समझता हूँ अपने कोड में जाके। मैंने क्या करा ना, मैंने पहले से अपनी जो वेब वाला फ़ोल्डर है, उसमें मैंने एक एचटीएमएल नाम की पीडीएफ रख रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब एक एंकर टैग लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डाउनलोड, ठीक है। और एचआरईएफ में मैं क्या करूँगा, मैं उसका पाथ दूँगा। किसका पाथ दूँगा, जो मुझे डाउनलोड कराना है। तो हमने पाथ के बारे में पहले भी बात करी थी, तो क्योंकि अभी मुझे करंट फ़ोल्डर का पाथ ही चाहिए इसमें, तो मैं क्या करूँगा, डॉट लगा के एक स्लैश लिखूँगा, तो मैं उस फ़ोल्डर के अंदर आ जाऊँगा अपने। तो एचटीएमएल की पीडीएफ है। अब अब मुझे डाउनलोड एट्रीब्यूट देना है, तो डाउनलोड, और यहाँ पे इसके जो वैल्यू है, वैल्यू में आप नाम दे सकते हो कि किस नाम से डाउनलोड हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये डाउनलोड हो एचटी नाम से, ठीक है। तो जब मैं अपने वेब पेज पे जाऊँगा, मेरे पास एक डाउनलोड नाम का लिंक बन चुका है, क्योंकि एंकर टैग लगाया है। और जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा, लिंक क्या करेगा, जो भी आपने एचआरईएफ में पाथ दे रखा है, वहाँ पे जो भी चीज़ है उसको डाउनलोड कर देगा और उसको सेव करेगा एचटी नाम से, ठीक है। मैं जाता हूँ, डाउनलोड पे क्लिक करा, तो देखो उसने एचटी नाम से सेव कर दिया, ठीक है। और ये सेम पीडीएफ है हमारी एचटीएमएल की, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को डाउनलोड करवाने के लिए अपने यूज़र से। जैसे कि जो हमारी डीएसए की वेबसाइट है, उसमें जितनी भी पीडीएफ है, मैंने सेम इसी मैनर से लगा रखी है, इसी को डाउनलोड टैग को यूज़ करके, एट्रीब्यूट को यूज़ करके, ठीक है। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है हमारा डाउनलोड एट्रीब्यूट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा एडिटेबल कंटेंट, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट में, मान लेते हैं अभी मेरे पास पी है, और लेकिन यहाँ लिख देता हूँ दिस इज एडिटेबल, ठीक है। तो अगर मैं उसके एक एट्रीब्यूट दे दूँ जिसका नाम है
जिसका नाम है कंटेंट एडिटेबल और उसे ट्रू कर दूं। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं इसे एडिट कर सकता हूँ और कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि दिस कंटेंट इज एडिटेबल, यस। ठीक है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम है क्या, जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा ये दोबारा सेम हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, एडिटेबल रहेगा। अभी किसी में भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि एंकर टैग है, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं हम। कंटेंट एडिटेबल और ट्रू लिखना है बस। ठीक है, तो मैं उसका क्या है, नाम भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि ये है डाउनलोड फाइल। ठीक है, लेकिन वही बात है, जैसे रिफ्रेश करूंगा तो सेम हो जाएगा। तो ये वाला टैग हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम आई फ्रेम टैग। तो आई फ्रेम क्या है, ये क्या करता है, आई फ्रेम जो टैग है मेरा, जो मेरा आई फ्रेम टैग है, जो मेरा वेब पेज है, वो क्या करता है, उसमें एक छोटी सी विंडो बना देता है, ऐसी छोटी सी विंडो। और उसमें मैं जो एच आर ई एफ में जिस वेबसाइट का यू आर एल दूंगा, मुझे वो वेबसाइट उस विंडो में दिखाएगा। ठीक है ना, एक छोटी सी विंडो क्रिएट कर देगा, मेरा बड़ा सा वेब पेज होगा। ठीक है, तो हम इसे करके देखते हैं। सबसे पहले आई फ्रेम के लिए क्या है, मुझे आई फ्रेम लिखना है और एंटर मार देना है बस। अब इसमें एस आर सी में, सोर्स में मुझे किसी वेबसाइट का यू आर एल देना है। तो हम ऐसा करते हैं कि अपने एग्जाम्पल देखते हैं। W3 स्कूल का एग्जाम्पल ले रखा है, MDN मोजिला का एग्जाम्पल ले रखा है, और मैंने अपनी खुद की वेबसाइट जो कि DSC की उसका ले रखा है। तो इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि इसमें आपको परमिशन देनी पड़ती है जिसकी वेबसाइट है। जैसे कि इसमें W3 का एग्जाम्पल ले रखा है, W3 स्कूल का। लेकिन इसमें क्या होता है, वो परमिशन देता है सामने वाला। W3 स्कूल ने अगर परमिशन दी होगी तो ही आप उनकी वेबसाइट अपनी वेबसाइट में दिखा सकते हो आई फ्रेम के थ्रू, वरना आप नहीं दिखा सकते। और क्योंकि दोनों की दोनों वेबसाइट ने नहीं दे रखी परमिशन, तो ये काम नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अपनी जो वेबसाइट है, मेरी DSC की वेबसाइट कहाँ गई, ये रही। इसका पाथ है, मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल-Alt, Control-S, और जाके अब मैं सोर्स में उसे पेस्ट कर दूंगा, सेव कर दूंगा। अब ये करेगा कि जो आई फ्रेम टैग है, जो आपने SRC में जिस वेबसाइट का URL दे रखा है, उसकी एक छोटी सी विंडो बना देगा। ठीक है, जैसे ही मैं जाऊंगा अपनी हम जिसमें देखो, उसने छोटी सी विंडो बना दी इसकी। ठीक है, इससे अगर मैं एक थोड़ी सी हाइट और विड्थ दे दूं, हाइट मान लो 300, विड्थ मान लो 400, हम इसे ऐसा देख सकते हैं। ठीक है ना, ये छोटी सी विंडो बनाए और उस वेबसाइट को हम यूज़ भी कर सकते हैं एक्चुअली वैसे। अगर मैं यहाँ पे गूगल वगैरह का एग्जांपल लूँगा तो वो शायद उन्होंने परमिशन नहीं दे रखी होगी, इसलिए होगा नहीं ऐसा। अब पूरा पाथ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ SRC में, जो कि मेरा सोर्स है। ठीक है, वो देखो इसने लिख रखा है www.google.com रिफ्यूज टू कनेक्ट। तो उन्होंने परमिशन नहीं दे रखी, इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा। और मेरी DSC की वेबसाइट में कोई परमिशन थी नहीं, इसलिए वो कनेक्ट हो गई डायरेक्टली। ठीक है, तो उसमें ऐसा भी होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आई फ्रेम टैग हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मार्क्यू टैग। तो उससे पहले मार्क्यू टैग पढ़ेंगे, एक डिप्रिशिएटेड टैग है, मतलब कि ये अब यूज़ नहीं होता, लेकिन तब भी हम जान लेते हैं इसके बारे में। मार्क्यू में हमें क्या है, सिर्फ मार्क्यू लिखना है, और हमारा क्या करता है, मूविंग टैग्स बना देता है ये। जैसे कि दिस इज मूविंग टेक्स्ट। अब जब अपनी वेबसाइट में आऊँगा तो नीचे एक मूविंग टेक्स्ट आ जाएगा, ये अपने आप मूव कर रहा है। पहले तो ये टैग काफ़ी यूज़ होता था, लेकिन ये अपने टैग बिल्कुल ना के बराबर होता है और डिप्रिशिएट हो गया बिल्कुल ये टैग, इसलिए बिल्कुल यूज़ नहीं होता ये। बिहेवियर में इसका लिख सकते हो कि आपके टेक्स्ट का बिहेवियर कैसा होगा मूविंग वाले का, और डायरेक्शन में आप राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, दो वैल्यू दे सकते हो उसमें। ठीक है, डायरेक्शन वाले में नॉर्मली तो लेफ्ट टू राइट करता है, जैसे कि अभी हमारे वेब पेज में कर रहा है, ये लेफ्ट से आ रहा है और राइट में जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं फैब आइकन। तो क्या होता है, जो हमारा वेबसाइट होती है, उसमें जो ऊपर जो टैब खुलती है, उसमें छोटा सा आइकन होता है, उसे हम बोलते हैं फैब आइकन। जैसे W3 का एग्जांपल है, जैसे कि अभी अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे मुझे छोटा सा ग्लोब दिख रहा है, तो मुझे इसको चेंज करना है। यहाँ पे मुझे एक अपनी इमेज लगानी है, तो इस पर इमेज लगाने के लिए मैंने पहले से क्या करा है, हमारा जो फ़ोल्डर है HTML का, उसमें मैंने एक icon.png नाम से एक छोटी सी फ़ोटो डाल दी है। अब मुझे ये फ़ोटो लगानी है।
तो ये जो आइकन है यहाँ पे जो ग्लोब बना रहा है अभी यहाँ पे छोटा सा, तो यहाँ पे लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने हेड में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा लिंक, और जो ये मेरा फैब आइकन वाला है उस पर क्लिक करूँगा। अब जो HREF है उसमें मुझे पाथ देना है अपनी फोटो अपनी आइकन फाइल का, तो क्योंकि सेम फोल्डर में है, ठीक है ना, तो मैं डॉट लगा के स्लाइस देके फिर दूंगा, ठीक है, आइकन डॉट PNG और Ctrl+S। जब अब मैं देखूंगा तो मेरे उसमें एक आइकन आ जाएगा यहाँ ऊपर पे, फैब आइकन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फैब आइकन आ गया और ये इसका सिंटेक्स है कि इसे कैसे लिखते हैं। जो हमें क्या करना होता है, सिर्फ HREF में देना होता है पाथ। अब आगे बढ़ते हैं, क्लास एंड आईडी। तो क्लास और आईडी, तो इसमें दो चीज़ें हमारे पास, क्लास और आईडी क्या होते हैं, दोनों हमारे एट्रीब्यूट होते हैं, किसी भी एलिमेंट में लग सकते हैं। एक होता है क्लास और एक होता है हमारा आईडी। तो उनको लिखने का सिंटेक्स है वो कुछ इस प्रकार होता है, जो कि इसमें हमने दे रखा है एग्जाम्पल में, आईडी लिख के, और जैसे हम लिखते हैं नॉर्मल एट्रीब्यूट को, आईडी और एक क्लास, ठीक है। तो उनका डिफरेंस क्या होता है, जो आईडी होता है वो किसी भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, और जो क्लास है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, वो मल्टीपल चीज़ों के लिए होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमने बहुत सारे पी टैग ले रखे हैं, ठीक है ना, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, ठीक है। हम क्या है, क्लास हम सेम दे सकते हैं, जैसे कि पैरा दे रखी है सब में, लेकिन आईडी सेम नहीं दे सकते, क्योंकि हर एलिमेंट की एक डिफरेंट आईडी होगी HTML में। जैसे कि पहले वाले की है पैरा 1, दूसरे वाले की है पैरा 2, तीसरे वाले की है पैरा 3 और चौथे वाले की है पैरा 4, लेकिन क्लास हम उन्हें सेम दे सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक बार करके देख लेते हैं। मैं सब हटा देता हूँ जितना लिखा है। मैं लिखूंगा पैरा P, लूंगा, लिखूंगा रैंडम टैग्स, और एक और ले लेता हूँ, इसमें भी लिखता हूँ रैंडम टैग्स 2। अब जब भी मुझे आईडी या क्लास देंगे तो मुझे क्या, हाँ, हमने पहले पढ़ा था कि जब भी हमें एट्रीब्यूट देना होता है, हमें क्या करना होता है, उस एलिमेंट के ओपनिंग टैग में आना है, और ओपनिंग टैग में आके एट्रीब्यूट का नाम लिखना है, जैसे कि आईडी, आईडी लेके एंटर करो और कोटेशन में उसकी वैल्यू, ठीक है, और ऐसे ही क्लास। मैं आईडीज कैसी रेंडम में दे देता हूँ, पैरा 1, ठीक है, और जो दूसरा एलिमेंट है मेरा उसमें मैं आईडी दे देता हूँ पैरा 2, ठीक है ना। अब ये पैरा 1 नहीं हो सकती, वरना ये सेम हो जाएंगे, तो आईडी यूनिक, आईडी आपकी डिफरेंट होनी चाहिए हमेशा, यूनिक, ठीक है। जैसे कि इसकी पैरा 1 है पहले वाले एलिमेंट की पी की, और दूसरे वाले पी एलिमेंट की मेरी क्या है, पैरा 2। क्लास मेरी सेम भी हो सकती है और क्लास मेरी डिफरेंट भी हो सकती है, जैसे कि मैं इसमें कुछ क्लास दे दूँ पैरा SF, ठीक है, और जो दूसरा एलिमेंट है उसमें मैं सेम क्लास भी दे सकता हूँ, जैसे कि पैरा SF, ठीक है, सेम क्लास भी दे सकता हूँ और डिफरेंट क्लास भी दे सकता हूँ, जैसे कि ऐसे। तो मैं डिफरेंट क्लास भी दे सकता हूँ और सेम क्लास भी दे सकता हूँ। बात देखने वाली एक है कि अगर मैं किसी एलिमेंट को आईडी दे रहा हूँ तो मैं मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि वो यूनिक हो, ठीक है ना, वो किसी और एलिमेंट को ना मिली हो। और जब मैं क्लास दूंगा तो क्लास में मैं सेम भी दे सकता हूँ और मैं डिफरेंट भी दे सकता हूँ, ठीक है, दोनों में काम कर सकता हूँ। जब मैं चाहता हूँ कि मुझे टारगेट करना है बहुत सारे एलिमेंट को एक साथ, तो मैं क्लास का यूज़ करता हूँ, और जब मुझे किसी को यूनिकली टारगेट करना है, जैसे कि इस वाले को टारगेट करना है सिर्फ, तो मैं आईडी का यूज़ कर सकता हूँ। अब हम बढ़ते हैं इमोजीज एंड इंटेंडेशन एंड इंटाइटीज। तो पहले हम इंटेंडेशन का मतलब समझते हैं। तो क्या होता है, जब भी हमारे, कहाँ गया मेरा कोड, ये रहा, तो जो ये स्पेस है ना, इसे हम इंटेंड बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, ये 4 का होता है। तो हमने पहले भी पेरेंट और चाइल्ड में बात करी थी कि जब भी आप इसके अंदर कुछ दोगे, जैसे कि मैंने एक की टैग बनाया, ठीक है, मैं जैसे इसके अंदर कुछ भी क्रिएट करूंगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, वो अपने आप 4 लाइन और इंटेंड हो जाएगा, क्योंकि वो उसका चाइल्ड बन रहा है। तो जो ये स्पेस है, हम इसे बोलते हैं इंटेंडेशन, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, सारे एलिमेंट में 4 का मिलता है पहले से, इसे आप कितने का भी दे सकते हो वैसे तो, लेकिन नॉर्मली 4 का मिलता है, और फिर जब किसी के अंदर आप पेरेंट का किसी का चाइल्ड बनाते हो तो उसे दोबारा 4 और मिलता है। ये हो गया हमारा इंटेंडेशन, ठीक है। बात करते हैं इमोजीज की। तो इमोजीज भी एक टाइप का टेक्स्ट ही है। तो उसको यूज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, विंडो बटन और डॉट बटन अपने प्रेस करो, तो ये छोटा सा इमोजी वाला खुल जाएगा आपका। इसमें आप, क्योंकि टेक्स्ट है, आप कोई सा भी इमोजी यूज़ कर सकते हो।
विंडो प्लस डॉट, ठीक है, जाओगे तो यहाँ पे टेक्स्ट बन के आ जाएगा। ये इसका शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं इंटाइटीज की। तो अब क्या है, हमारे बहुत से वर्ड जैसे कि लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन और कोटेशन का साइन, बहुत से वर्ड्स हैं जो हमारे पहले से प्री डिफाइंड है एचटीएमएल में। इसका मतलब क्या है, हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली। जैसे कि मैं अगर इसके अंदर एक लेस देन का साइन बनाऊंगा, हाँ ठीक है ना, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन बनाऊंगा, बीच में लिखूंगा पी, मैं प्रिंट ही उसमें करेगा ही नहीं, मेरी डिस्प्ले में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि मैं दोबारा एक एलिमेंट यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर। तो इससे बचने के लिए हमारे पास क्या है, एच टी एम एल इंटाइटीज। वो क्या करता है, जो हमारे रिजर्व्ड वर्ल्ड हैं पहले से, उनको एक हमें एक आइडेंटिटी नेम दे देता है और आइडेंटिटी नंबर दे देता है। वैसे दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैंने इन्हें यूज़ करूँगा तो मेरा जो रिजल्ट है मुझे वो मिल जाएगा। जैसे कि लेस देन के लिए मुझे ये यूज़ करना है, एंड आई टी और सेमी कॉलन, ठीक है ना। तो जैसे कि मुझे पी लिखना है, एंड आई टी और सेमी कॉलन, तो ये क्या लेस देन का साइन बन जाएगा मेरे वेब पेज पे। तो क्या लिखा था यहाँ पे, ओके एल टी था, ठीक है ना। तो लेस देन का साइन बन जाएगा मेरे यहाँ पे। और ऐसे ही मुझे ग्रेटर देन का साइन चाहिए, तो ग्रेटर देन का मैं ये यूज़ करूँगा। कोई सा भी कोड यूज़ कर सकता हूँ, चाहे ये चाहे ये। तो इसमें जो ये कॉपीराइट वाला है ना, ये बहुत यूज़ होता है हमारा, कॉपीराइट वाला, ठीक है ना। दोनों से सेम ही बनेगा वैसे। इंटाइटी नेम और इंटाइटी नंबर दोनों से सेम बनता है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। और वो यहाँ पे जो रिजल्ट में है वो हमारा क्रिएट कर देगा वेब पेज में। अब बात करते हैं हम टूल टिप की। तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर होवर करते हैं, हमारा एक छोटा सा बॉक्स जैसा बन जाता है, जो कि जिसमें लिखा है जैसे वेब डेवलपर फ्रॉम स्वीडन, ठीक है। जो ये लिखा है छोटा सा बॉक्स बन जाता है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, तो इसको बनाने के लिए हमें किसी भी एलिमेंट में, जैसे कि मेरे पास अभी यही है, इसमें मुझे क्या है, सिर्फ टाइटल देना है। वहाँ पे आके ओपनिंग टैग में आके एक एट्रीब्यूट देना है टाइटल, और उसमें मैं जो भी दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि दिस इज HTML इंटाइटीज। अब जब भी मैं उस एलिमेंट के ऊपर होवर करूंगा, क्यों नहीं बन रहा है ये, ठीक है ये काम नहीं कर रहा है। टाइटल, एक बार दोबारा से एक पैराग्राफ टैग बना दूं, और यहाँ पे आके लिखता हूँ टाइटल रैंडम टेक्स्ट, ठीक है। अब काम कर रहा है, पता नहीं कैसे करने लग गया अचानक से, जो भी है। ऐसे ही आप कोई किसी भी HTML के एलिमेंट के ऊपर एक टूल टिप बना सकते हो छोटा सा, जैसे कि ये छोटा सा बना रहे हैं रैंडम टेक्स्ट, और यहाँ पे हम वैल्यू में उसकी लिख सकते हैं कि हम क्या शो करवाना चाहते हैं।